हे एवरीवन, आई एम डॉक्टर नंदिनी मिश्रा। मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में 5 गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स क्लियर करे हैं एंड मेरी DDA की जो रैंक है वो AIR 18 है। सो हम इस वीडियो में जो मेन बात करने वाले हैं वो ये है कि हम मतलब क्या स्टेप्स है एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम को या टू बी ऑनेस्ट किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। आई नो कि कुछ लोग बोलेंगे कि तुम्हें तो अभी 1 ही साल हुआ है, क्योंकि मुझे 1 ही साल हुआ है गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हुए, तो मतलब एक्सपीरियंस नहीं है मुझे इतना। बट टू बी ऑनेस्ट मैं स्टार्टिंग से सिर्फ पढ़ ही रही हूँ, फर्स्ट से लेके 10th 11th 12th, देन फिर नीट एंड फिर मेडिकल की पढ़ाई एंड फिर लास्ट ईयर जब मैं अपने फाइनल ईयर में थी मेडिकल के, फिर मैंने गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स का सोचा एंड देन मैंने तैयारी करी एंड आई क्लियर्ड। सो हाँ, मुझे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की उसका एक्सपीरियंस ना हो, बट मुझे पढ़ाई का पूरा पता है कि हाँ मतलब इतना पता चल गया है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहला स्टेप्स लेने से भी पहला स्टेप ये है दैट आपको अपने माइंड में ये चीज़ रखनी है कि मुझे इसी अटेम्प्ट में क्लियर करना है एग्ज़ाम, चाहे आपके पास और अटेम्प्ट्स लेने के चांसेस हैं या नहीं है, बट आपको अपने मन में होना चाहिए कि मुझे इसी अटेम्प्ट में निकालना है और मैं उस तरीके से ही अपना बेस्ट दूंगा या दूंगी एंड आई विल क्लियर द एग्ज़ाम। वो चीज़ आपके दिमाग में होना आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं, बहुत सारे एक टाइम के बाद ना प्रिपरेशन करने के बाद इंसान थक जाता है कि यार आई कांट डू दैट एनी मोर। और अगर उसके मन में अगर ये चीज़ होगी कि मैं तो नेक्स्ट अटेम्प्ट भी ले सकता हूँ, तो वो नहीं कर पाएगा उस तरीके से जिस तरीके से वो ये सोच के कर पाएगा कि मुझे इसी अटेम्प्ट में अपना क्लियर करना है। सो वो चीज़ हमारे माइंड में होनी चाहिए कि मुझे इसी अटेम्प्ट में क्लियर करना है एग्ज़ाम, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। अपने दिमाग में वो चीज़ होनी चाहिए कि मैं कर लूँगा, इसी अटेम्प्ट में करना है मुझे, क्योंकि माइंडसेट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू क्लियर एनी एग्ज़ाम। सो हम स्टेप से स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज़ नो योर सिलेबस। सबसे पहले आप अपना सिलेबस देखिए कि आपके एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा, क्योंकि आप ऐसे ब्लाइंडली कुछ भी स्टार्ट नहीं कर सकते हो ना, और आप अगर आप कर भी देते हो तो बाद में जाके आपके लिए ही मुश्किल हो जाएगा चीज़ें संभालना। तो इट्स बेटर कि आप अपना सिलेबस निकालो और उसको देखो। आपके दिमाग में भी ये चीज़ रहेगी कि अच्छा ये सारी चीज़ें करनी है और आपके लिए भी बेटर रहेगा। तो जब हम अपना सिलेबस देखते हैं तो हमें देखते हैं कि अच्छा इंग्लिश में प्रपोजिशन है, ये है वो है, वोकैबुलरी है, मैथ्स में कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये सब है, करेक्ट। एंड कुछ टॉपिक्स में तो सब टॉपिक्स भी लिखे हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में ये लिखा हुआ है कि बेसिक आइडेंटिटीज़। हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, बट उसमें लिखा है बेसिक आइडेंटिटीज़, तो हमें बेसिक ही करनी है, क्योंकि अगर हम एक्स्ट्रा भी कर लेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। और वैसे ही अगर इंग्लिश में लिखा है प्रेपोजिशन, ये वो, क्योंकि इंग्लिश में भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमारे एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, तो हमें वो करने की ज़रूरत है ही नहीं। इसलिए हमें हमारा सिलेबस देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कि हमें पता लगे कि सिलेबस क्या है। एंड सेकेंड थिंग इज़, मैंने देखा कि प्रेपोजिशन एक चैप्टर है, मैंने उसको एक बार किया, बुक से करा या वीडियो से करा या मैंने कोई कोर्स ले रखा है तो उससे करा, उसके बाद मैं उस पर एक बार टिक लगा दूंगी कि मैंने वो एक बार कर लिया है, करेक्ट। एंड देन मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जाऊंगी, और फिर जब मैं सारे टॉपिक्स कर चुकी होंगी या मुझे रिवाइज भी करना है तो मैं दोबारा उस प्रेपोजिशन पे टिक लगा सकती हूँ कि ओके मैंने दोबारा कर लिया है उसे, क्योंकि हमें एक टॉपिक को अनलिमिटेड बार रिवाइज करना है, तब जाके तो वो हमारी चीज़ें पक्की होंगी। इसलिए फर्स्ट स्टेप यही है कि आप अपने सिलेबस को जानिए, किस सब्जेक्ट में क्या क्या आ रहा है। रीजनिंग में आप देखोगे कि क्यूब्स, कैलेंडर, ये सब लिखा है सिलेबस में, तो फिर हमें आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ये भी करना है। जब हम सिलेबस देखेंगे भी हमारे आंखों के सामने रहेगा तो हमें ये भी पता होगा कि हमें ये करना है, और हमें याद भी रहेगा कि अच्छा कोई टॉपिक छूट ना जाए। एंड देन जीके का सिलेबस देख के भी ये चीज़ें समझना मुश्किल है, क्योंकि और ऐसा भी नहीं है कि जीके बहुत ज़्यादा डीप आ जाती है, बहुत ज़्यादा भी डीप नहीं आएगी, मॉडरेट लेवल पे रहेगी। 1-2 क्वेश्चंस डीप आ सकते हैं, बट वो फिर किसी से भी नहीं होंगे तो फिर हमें भी क्यों करने हैं, बट हमें वहाँ मॉडरेट लेवल तक तो करने ही है। तो जीके का सिलेबस तो ऐसा है कि नहीं समझ सकते देख के, बट हमें एक आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या आएगा। एंड अबाउट जीके, अगर ऐसे सब टॉपिक्स जानने हैं तो मैं ऐसे कोई वीडियो बना दूंगी, या अपना कोई सोच रही हूँ कि टेलीग्राम चैनल बनाऊँ, तो मैं उसमें बता दूंगी कि अच्छा जीके का सिलेबस ये हमें ये टॉपिक्स करने हैं। बट अभी के लिए हमें जीके कैसे करनी है वो ये है, आप
या तो कोई कोर्स ले रहे हो या कोई बुक है, तो सबसे पहले आपको उस पर रिलाय रहना है जीके के लिए। आप उस बुक को पूरा कर लो जितनी बार भी आप कर सकते हो, 1 बार 2 बार 3 बार। उसके बाद आप देखो, जब आप मॉक्स करोगे तो आपको पता लगेगा कि अच्छा कोई टॉपिक रह तो नहीं गया, तब आप उस फिर किसी टॉपिक को करो। अदरवाइज आप रिलाय रहो एक ही चीज़ पे जीके में। आप अगर जीके के टीचर्स बदलते रहोगे या सोर्सेज बदलते रहोगे तो वो आपके लिए मुश्किल रह जाएगा। एक बार बेस बना लो जीके का एंड देन आप मूव फॉरवर्ड करो कि अच्छा अब मैं जा सकता हूँ दूसरे टीचर पे या दूसरे सोर्स पे। सो आफ्टर गोइंग थ्रू द सिलेबस, जब हमने अपना सिलेबस पढ़ लिया है अच्छे से, उसे देख लिया, उसे एक जगह रख लिया है एज अ PDF या लिखने के उस पर लिख के, तो सेकेंड स्टेप क्या होना चाहिए? सेकेंड स्टेप ये है कि हमें कहाँ से शुरू करना है पढ़ना। क्या हमें सबसे मुश्किल टॉपिक से शुरू करना है? नहीं, हमें उस टॉपिक से शुरू करना है जो हमें ईजी लगता है, सबसे ईजी। क्योंकि अगर हम मुश्किल से शुरू करेंगे तो हमारा ब्रेन वहीं पे थकना शुरू हो जाएगा, जो हमारे लिए ठीक नहीं है। हमें अपने ब्रेन को ना काइंड ऑफ सेटिस्फाइड और हैप्पी रखना है, मेन मकसद हमारा ये है। तो हमें इजी से शुरू करना है। जब ब्रेन को लगेगा अच्छा ये तो इजी है, तो वो अच्छे से पढ़ेगा उसे, और वो इजी चीज़ और ज़्यादा इजी हो जाएगी हमारे लिए, और हमारा बेसिक एकदम सही हो जाएगा। और फिर उस इजी के बाद हमें उससे ऊपर वाले पे जाना है, फिर मॉडरेट पे आना है। तो धीरे धीरे मॉडरेट वाली चीज़ ही हमें इजी लगेगी जब हम इतनी बार उसे कर चुके होंगे। इसलिए अगर कोई मैथ स्टार्ट कर रहा है तो ट्रिग्नोमेट्री से नहीं करेगा, क्योंकि अगर किसी ने ट्रिग्नोमेट्री पूरी लाइफ नहीं पढ़ी है तो वो उसके लिए उस टाइम पे बहुत मुश्किल लगेगी उसे। हमें बेसिक सिंप्लीफिकेशन नाम का भी एक चैप्टर है, वहाँ से शुरू करना है, ठीक है। एंड जब मैंने अपना सिलेबस लिख लिया एक जगह, तो मैं उसमें इंग्लिश का देख रही हूँ कि उसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं, प्रेपोजिशन, वोकैबलरी, ये वो। तो मुझे वहाँ से फिर शुरू कर देना है। ग्रामर मुझे पहले स्टार्ट करनी है। अगर मैं ग्रामर के 5-6 टॉपिक्स कर चुकी हूँ, उसके बाद मुझे वोकैबलरी करनी है, जो कि मुझे रोज़ करनी है, क्योंकि वोकैबलरी आप भूलते जाएंगे। इसलिए वो बेटर है कि आप रोज़ ही उसको रिवाइज करें। तो प्रेपोजिशन कर लो, सब्जेक्ट, वर्ब, नाउन, ये सब चीज़ें करने के बाद 5 to 6 टॉपिक्स के बाद आप वोकैबलरी साथ साथ, मतलब ऐसा नहीं कि आप ग्रामर छोड़ दोगे फिर, बट साथ साथ फिर वोकैबलरी स्टार्ट करनी है, क्योंकि वोकैबलरी आपको रोज़ ही करनी है। ऐसा एक भी दिन नहीं जाना चाहिए जब आपने वोकैबलरी रिवाइज ना करी हो, चाहे आप 15 मिनट करो, 20, 25, 30, 1 घंटा, वो आप पे डिपेंड करता है। करेक्ट। तो और हाँ, जैसे इंग्लिश का मैंने टॉपिक देखा प्रेपोजिशन, तो मैंने सोच लिया कि अच्छा मैं प्रेपोजिशन करूँगी आज। मैंने करा एंड फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाऊँगी। तो मुझे, मेरा मतलब है कि हमें सिलेबस के हिसाब से हम चल सकते हैं, तो इसलिए सिलेबस देखना भी इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि मुझे एक माइंड में ये एक सेटअप रहेगा कि अच्छा अब ये करना है, अब ये करना है। मैं ब्लाइंडली तो नहीं कर पाऊँगी ना चीज़ें कि आज ये कर लिया, आज वो कर लिया। देन द थर्ड थिंग इज़ कि मैंने टॉपिक देख तो लिया, पर मैं मतलब करूँगी कैसे। सबसे पहले तो आप अपना सोर्स ढूंढेंगे कि आपको यूट्यूब की वीडियोस से करना है, जो प्लेलिस्ट अवेलेबल है यूट्यूब पे उनसे करना है, या आपने कोई कोर्स लिया है, या आपने कोई बुक परचेज करी है तो वहाँ से करना है। प्रेपोजिशन को ही एग्जांपल लेके चल रही हूँ मैं स्टार्टिंग से। तो मैं अगर प्रेपोजिशन ही देख रही हूँ, मैंने अपनी बुक निकाली, मैंने पढ़ा उसको एक बार, मैंने फिर दोबारा से उसे दूसरी बार रीड करा, एंड देन जब मुझे एक चीज़ ऐसी लग रही है कि ये तो मैं भूल सकती हूँ, बार बार भूल सकती हूँ, तो मुझे उस चीज़ के नोट्स बनाने हैं। और नोट्स का मतलब होता है शॉर्टेस्ट लिखना, जो सिर्फ आपको समझ आए और एकदम शॉर्ट में लिखना। तो मैंने ये बना लिया कि अच्छा मैं इसको भूल सकती हूँ, वरना मैं बुक में भी मार्क कर सकती हूँ। तो द थिंग इज़ कि मुझे उस टाइम पे, जब मैं फ़र्स्ट टाइम कोई चीज़ कर रही हूँ, तो मुझे उसके रूल्स पढ़ने हैं, उसकी जो एक्सेप्शंस हैं वो पढ़ने हैं, और उनको ही 2-3 बार पढ़ना है और याद करना है। अभी मैं क्वेश्चंस नहीं लगा रही हूँ, अभी मैं सिर्फ बता रही हूँ कि कैसे करना है। और वैसे ही अगर मैं मैथ्स कर रही हूँ, तो मैंने अगर सिंपल इंटरेस्ट लिया है तो मैंने उसकी वीडियो देखी, बुक अगर मेरे पास है तो मैंने बुक खोल के देखी कि ये फॉर्मूलाज हैं, और अगर मुझे लगता है कि मैं ये फॉर्मूला भूल सकती हूँ या भूल जाऊँगी, तो मैं उस फॉर्मूला को अपने नोट्स में लिखूँगी, मैथ्स के नोट्स में। करेक्ट। एंड ऐसे ही जब मैं वीडियो देखती हूँ, जैसे मैं मैथ्स की वीडियो देखती हूँ, तो एक जो टीचर होता है वो कई सारे टाइप्स कराता है एक टॉपिक के। तो वो मैं ऐसा कर सकती हूँ कि अगर मैं बिल्कुल ही पहली बार कर रही हूँ, तो मैं हर टाइप का एक क्वेश्चन नोट डाउन कर सकती हूँ। इसका कोई मतलब नहीं है कि आप सारे ही क्वेश्चंस नोट डाउन करो मैथ्स के एंड एवरीथिंग। इसलिए आप
मुश्किल चीज़ें नोट डाउन करोगे। नोट्स का मतलब होता है मुश्किल चीज़ें। तो जब मैं पहली बार कोई टॉपिक कर रही हूँ, अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट कर रही हूँ, तो मेरा मेन जो मकसद होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि मुझे उसके सारे फॉर्मूलाज पता हो जाए, उसकी सारी बेसिक मुझे क्लियर हो जाए। बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई क्वेश्चंस जब घूम के भी आते हैं तो वो बेसिक से ही होते हैं और किसी चीज़ से नहीं, और उसके टाइप्स के बारे में पता लग जाए, चाहे वीडियो से या बुक से, आप जिससे भी कर रहे हैं। और आप रीजनिंग का भी ऐसे ही करोगे कि आपने टॉपिक देखा सिलेबस में से एंड उसकी वीडियो या बुक से वो करा, एंड जो भी मुश्किल लगता है, रीजनिंग में तो बहुत ही कम चीज़ें हैं जो आप नोट डाउन करोगे, तो वही जो 7 8 10 चीज़ें हैं वही नोट डाउन करोगे एंड आपका हो जाएगा लाइक रीजनिंग का, और उसको ही रिवाइज करना पड़ेगा। बाकी चीज़ें रीजनिंग में समझने की हैं, आपको समझनी पड़ेंगी वो चीज़ें, उन पर उस पर टाइम देना पड़ेगा आपको, और सबसे ज़्यादा आपको टाइम देना पड़ेगा रीजनिंग में क्वेश्चंस पे, क्योंकि आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओगे करोगे, यू विल सक्सीड। इवन मुझे लगता है सारे ही सब्जेक्ट में ऐसा है कि जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस करोगे तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी और सही होता जाएगा। एंड अबाउट जीके, टू बी ऑनेस्ट मेरा मन करता है कि मैं जीके पे एक अलग वीडियो बनाऊँ एंड समझाऊँ कि कैसे करनी है जीके। तो जीके में आप सिलेबस में टॉपिक देखोगे या नहीं भी देखोगे कोई बात नहीं, क्योंकि उसका सिलेबस ही ऐसा है। आप अपने बुक पे या टीचर पे या प्लेलिस्ट पे रिलाय रहोगे, उस पूरे टॉपिक को देखो, अच्छे से समझो। नोट्स नहीं बनाने हैं स्टार्टिंग से जीके के। मैं ना एक नई वीडियो बनाऊंगी जीके के लिए, तो उसमें पूरा समझाऊंगी। नोट्स नहीं बनाने हैं जीके के लिए। फर्स्ट टाइम देख के ना, जब मैं पहली बार अगर मैं जीके का कोई टॉपिक देख रही हूँ तो मुझे तो कुछ भी नहीं समझ आएगा या याद नहीं रहेगा, तो मैं हर चीज़ लिखने लग जाऊँगी, बट हर चीज़ नहीं लिखनी है। उसके बाद आप 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो। उसके बाद जब आपको वो जो चीज़ मुश्किल लग रही है, आप उसके नोट्स बनाओगे जीके में। हर चीज़ के नोट्स नहीं बना सकते क्योंकि, एंड देन फिर आप नेक्स्ट टॉपिक पे जाओगे। नेक्स्ट टॉपिक करने के बाद आप पहले वाले टॉपिक को रिवाइज करोगे। जीके में रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वोकैबुलरी और जीके में दोनों में ही रिवीजन रेगुलर रहनी चाहिए, वरना नहीं हो पाएगा। सो सिलेबस देखने के बाद, टॉपिक्स देखने के बाद, फिर टॉपिक स्टार्ट करने के बाद और उस टॉपिक का या बहुत सारे टॉपिक्स का बेसिक समझने के बाद, उनके रूल्स, रेगुलेशंस, एक्सेप्शंस और टाइप समझने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? द नेक्स्ट स्टेप इज़ क्वेश्चंस करना। कौन से क्वेश्चंस करेंगे हम सबसे पहले? सबसे मुश्किल वाले या लाइक सबसे पहले हम करेंगे PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ऑनेस्टली एक भी ऐसा PYQ नहीं होना चाहिए, प्लीज़ ऐसा एक भी PYQ नहीं होना चाहिए जो आपने ना करा हो। कोई भी ऐसा टाइप नहीं होना चाहिए PYQs का, कोई भी ऐसा लाइक नहीं होना चाहिए कि जो आपने ना करा हो। PYQs सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। यही सीखा है मैंने इतने सालों में। तो ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप PYQs करें, चाहे आपने जो बुक खरीदी है उससे करें, और जो भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं मॉक्स के उससे करें, किसी से भी करो, बट PYQs करो। आपने वो टॉपिक कर लिया है, अगर मैंने फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन जो भी टॉपिक कर लिया है उसके भी मैं सबसे पहले जाके PYQs करूँगी उस टॉपिक को करने के बाद। करेक्ट? वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। फिर आपको PYQs में उस टॉपिक का अगर कुछ अलग दिख रहा है तो आप वो नोट डाउन करोगे और उसको समझोगे, उसको नोट डाउन करोगे कि हाँ ये एक अलग चीज़ है एंड आई शुड नो इट, क्योंकि वो PYQs में है। कुछ लोग बोलेंगे कि सिर्फ PYQs करने से तो कैसे ही हो जाएगा, क्योंकि अलग भी तो आते हैं क्वेश्चंस। देखो भाई, 90% क्वेश्चंस PYQs से ही आएंगे। आपको अपना दिमाग इतना डेवलप कर लेना है, इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना है बेसिक्स से कर करके, कि आपको कितना भी घुमा के आए क्वेश्चन आप वो कर लोगे। अगर आपने बेसिक सही कर लिया है, PYQs कर लिए हैं, मॉक्स लगा लिए हैं तो। और रही बात 10% की जो अलग आ सकता है, अगर 25 क्वेश्चंस में से 22 मेरे सही हो रहे हैं बेसिक्स करके, तो मैं वो 3 भी, मेरे पास टाइम बचेगा तो मैं कैसे ना कैसे सही कर लूँगी। और वो ऐसे नहीं कि वो बिल्कुल ही अलग आ जाएंगे, कर लूँगी। और अगर बाई चांस मैंने नहीं भी करे तब भी मेरा मेन गोल तो 22 क्वेश्चंस तो मैं सही कर रही हूँ ना, वो इम्पॉर्टेंट है। इसलिए PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक बहुत। तो आप सारे ही PYQs करिए, जो भी टॉपिक आप कर रहे हो उसके बाद उसके PYQs अटेम्प्ट करिए। अगर आप बुक से कर रहे हो तो उसके पीछे ही PYQs होते हैं, वरना आप प्लेटफॉर्म्स होते हैं बहुत सारे, वहाँ से PYQs करिए, तभी आपकी चीज़ें स्ट्रॉन्ग होंगी, आपको समझ आएंगी।
और फिर PYQs में से जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हो रहे उनको मार्क करो, एंड अगर कुछ अलग कॉन्सेप्ट है तो उसको अपने नोट्स में लिखिए। फिर ऐसे ही आपने टॉपिक देखा सिलेबस में, उसको करा, उसके बेसिक्स समझे, देन उसके PYQs करें और जो भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं उसके करें, फिर आप नेक्स्ट टॉपिक पे जाओगे। और ऐसे ही जब आपने एक सब्जेक्ट के 2 से 3 या 3 से 4 टॉपिक्स कर लिए हैं, उसके बाद आप वापस फर्स्ट वाले टॉपिक पे जाओगे और उसको रिवाइज़ करोगे, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप मैथ्स के जो टॉपिक्स और सिलेबस चैप्टर्स होते हैं वो इतने लंबे होते हैं कि उन्हें करने में टाइम लग जाता है, तो आप जब तक वो पूरा करोगे तब तक आप फर्स्ट भूल जाओगे। तो इट्स बेटर कि मैथ्स के 1 या 2 टॉपिक्स करने के बाद ही आप दोबारा से पीछे जाओ और उसको रिवाइज़ करो। एंड हफ्ते में एक दिन ऐसा होना चाहिए वीक में जहाँ आप सिर्फ रिवाइज़ कर रहे हो कि आपने पूरे हफ्ते क्या किया, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको जो भी क्विज़ेस दिखाई दें, जो भी, मतलब ऐसा नहीं कि पूरे दिन आप क्विज़ेस ही कर रहे हो, बट अपना 1 घंटा क्विज़ेस पे दो, उन्हें करो। सेक्शनल मॉक्स दिखाई दे रहे हैं उनको करो, वो बहुत वर्थ इट रहेंगे सबके लिए ही। एंड अबाउट फुल मॉक, जब आप 2-3 महीने प्रिपरेशन कर चुके हो और आप सही टॉपिक्स कर चुके हो सही अमाउंट के, ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ज़्यादा टॉपिक्स ही पूरे कर लिया आपने, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट होने में टाइम लगता है, बट आपने सही टॉपिक्स कर लिए हैं, तो अपनी प्रिपरेशन के 2 या 3 महीने बाद से आप फुल मॉक्स देना स्टार्ट करिए, ताकि आपको अपना कैलिबर पता लगे, प्लस आपकी प्रैक्टिस होनी शुरू हो जाए फॉर द एग्ज़ाम। क्योंकि हमें अल्टीमेटली तो एग्ज़ाम ही देना है ना वहाँ, तो हमें फुल मॉक्स जल्द से जल्द शुरू करने हैं। उसके लिए हमें जल्द से जल्द अपना सिलेबस सही से कंप्लीट करना है, अलॉन्ग विद डूइंग बेसिक्स, एक्सेप्शंस एंड PYQs ऑफ द टॉपिक्स, ठीक है। एंड हर टॉपिक के क्वेश्चंस करना, हर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस करना एक मस्ट थिंग है, हमें करने चाहिए। तो आप दिन में जितने भी टॉपिक्स कर रहे हो, हर सब्जेक्ट के 1 या 2 जितने भी टॉपिक्स आप कर रहे हो, उसके साथ आप थोड़ा सा टाइम निकालोगे कि आप क्वेश्चंस, मतलब उस टॉपिक के तो क्वेश्चंस करने ही हैं, बट डिफरेंट टॉपिक्स के जो आप टॉपिक्स कर चुके हो या आपने पहले करे हैं उनको भी रिवाइज़ करना है। इसलिए उन टॉपिक्स के, पुराने टॉपिक्स के क्वेश्चंस करना इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप क्विज़ अटेम्प्ट करो, चाहे अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज़ ली है तो उसको, जो उसमें सेक्शनल या टॉपिक वाइज भी मॉक्स होते हैं वो करो, बट क्वेश्चंस करो, वो सबसे ज़रूरी है। सो दिस इज़ द वीडियो। और मैंने टुकड़ों में वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि हमारा शेरू है वो मुझे बहुत परेशान कर रहा था आज। सो आई नो कि मैं सब कुछ तो नहीं बता पाई हूँ, क्योंकि मुझे भी लाइक हर सब्जेक्ट को बताने के लिए टाइम चाहिए। तो मैं ट्राई करूँगी कि हर सब्जेक्ट की अलग वीडियो बनाऊँ, स्पेशली जीके की, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं जीके में बहुत सारी चीज़ें बता सकती हूँ कि कैसे करनी है। वो बात अलग है कि मैं अपने आप से डिसअपॉइंटेड हूँ CHSL मेंस में जो मैंने जीके में करा है, पता नहीं, मतलब जो भी है ठीक है। बट हाँ, मैं बना दूँगी। एंड अगर किसी का कोई डाउट हो तो वो मुझसे पूछ सकता है कमेंट्स में, आई विल आंसर। एंड दिस इज़ इट। मैं अपनी तरफ से बेस्ट बता रही हूँ जो करना चाहिए, बाकी सबके तरीके अलग होते हैं, तो जो भी आपको बेस्ट सूट करता है वही सबसे बेस्ट होता है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।